जय हिंद। वेलकम यू ऑल ऑन द इजीएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंग्लिश फर्स्ट वन। तो आज हम डिस्क्राइब करेंगे फुटप्रिंट विदाउट फिट को। तो डायरेक्टली पढ़ते हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक आदमी अदृश्य हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स। यह एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है ना, जो खोज करता है हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि कैसे अपने आप को इनविजिबल बनाया जा सकता है, अदृश्य बनाया जा सकता है। डज ही यूज और मिसयूज हिज डिस्कवरी? क्या वो अपनी डिस्कवरी को, क्या वो अपनी इस खोज को यूज करता है या मिसयूज करता है, हम इस कहानी के अंदर पढ़ेंगे। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़के ऐसे थे ना, जो बहुत ज्यादा सरप्राइज होना शुरू हो गए थे, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा था ना, एकदम ताजी ताजी मट्टी माने कीचड़ से भरे इम्प्रिंट्स माने निशान दिखाई दे रहे थे, जो एक जोड़े थे, और बेयर फीट माने नंगे पैर के, यानी नंगे पैरों के, दो नंगे पैरों के निशान ऐसे दिखाई दे रहे थे, जो कीचड़ में से पैर आए हुए थे। और उन निशानों को देख के बच्चे जो थे ना, वो बड़े ज्यादा आश्चर्यचकित थे। व्हाट वाज द बेयरफुट मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द लंदन? कह रहा है कि आखिर वो जो बेयर फुटेड मैन था ना, खाली पैर वाला, नंगे पैर वाला जो आदमी था ना, वो क्या कर रहा था सीढ़ियों पे एक घर के जो मिडिल ऑफ लंदन में था। यानी लंदन के अंदर एक घर की सीढ़ियों पे वो आदमी क्या कर रहा था, वो पैर के निशान क्या कर रहे थे। और कह रहा है कि एंड वेयर वाज द मैन, और वो आदमी कहाँ था जिसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे उन बच्चों के। कह रहा है कि एज दे गिज्ड, जैसे जैसे बच्चे घूरना शुरू कर दिए ना, बच्चे घूर करके देख रहे थे ना, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, एक बड़ी ही ध्यान देने वाली दृश्य ना उनके आंखों के सामने आई। अ फ्रेश फुटमार्क, एकदम ताजे पैरों के निशान, अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, प्रकट हो गया। नोवेयर का मतलब पता नहीं कहां से। अचानक से एक पैरों का क्लियर निशान वहां पर आया, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि वो आ कहां से रहा है, क्योंकि कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, धीरे धीरे ना जो फुटप्रिंट्स थे यानी पैरों के निशान आगे बढ़ते गए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक आगे बढ़ते चले गए। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, वो सीढ़ियों से उतर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, डाउन द स्ट्रीट यानी गली की तरफ, सीढ़ियों से उतर करके, और वो निशान गली की तरफ जा रहे थे। द बॉयज फॉलोड, बच्चों ने उसका पीछा कर लिया। बच्चे बहुत ज्यादा फैसिनेटेड माने आकर्षित थे। until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether। जब तक वो निशान धीरे धीरे फेंटर, फेंटर कहने का मतलब कम, हल्के हल्के ना पड़ते गए और अंत में पूरी तरह से डिसअपियर हो गए, खत्म हो गए, तब तक बच्चे उसको फॉलो करते रहे। कि मतलब ये निशान कहाँ से आ रहे हैं, वो जो आदमी था वो चल रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, और निशान कहाँ से आ रहे हैं, इसलिए बच्चे उसको फॉलो कर रहे थे। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल। कह रहा है कि जो एक्सप्लेनेशन था ना, मतलब इस मिस्ट्री का, इस रहस्य का जो व्याख्या था ना, वो बड़ा ही सिंपल था, बहुत सिंपल इनफ था। द bewildered बॉयज, माने जो पागल बच्चे थे ना, पागल इन द सेंस कि बड़े ज्यादा हैरान चकित हो गए थे, जो एकदम हैरान बच्चे थे ना, हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, एक वैज्ञानिक को फॉलो कर रहे थे ना, वो हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने बहुत हाल ही में ये तरीका खोज निकाला था कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे कर लेंगे। उसी साइंटिस्ट के पैरों के चिन्ह को ना ये बच्चे फॉलो कर रहे थे। ग्रिफिन, उसका नाम क्या था, उस वैज्ञानिक का नाम था ग्रिफिन। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी could become invisible। उसने ना, ग्रिफिन ने एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया, मतलब लगातार एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करता रहा कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को ना हम क्या कर सकते हैं, इनविजिबल बना सकते हैं। फाइनली अंत में क्या हुआ ना, पहले तो उसने ढूंढ लिया था, लेकिन वो गायब होने से पहले उसने किया क्या, पहले उसने ना स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, वो कुछ दुर्लभ दवाओं को ना क्या कर लिया, स्वालो कर लिया, यानी निगल लिया। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज द शीट ऑफ ग्लास, और उसकी बॉडी उस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गई ना, जैसे शीट ऑफ ग्लास होता है, यानी जो शीशे की चादर होती है, उस तरीके से उसकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि वो ट्रांसपेरेंट तो हो गया था, उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट तो हो गई थी, लेकिन अभी भी वो उतनी ही सॉलिड उसकी बॉडी पड़ी हुई थी जितना ग्लास रहता है। कहने का मतलब क्या है कि उसकी बॉडी सॉलिड थी, बॉडी में उतना ही जान था, सब कुछ सही था, सॉलिड बॉडी उसकी अभी भी थी, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट हो गया था जब उसने कुछ रेयर ड्रग्स को निगल लिया था। तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज अ रेदर लॉलेस पर्सन, हालांकि वो एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन फिर भी वो एक लॉलेस पर्सन था। इसका मतलब जो कानून को नहीं मानता हो, कानून का उल्लंघन करने वाला आदमी था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसके जो जमींदार थे, मतलब जहां वो रहता था, जिस रूम में रेंट पे रहता था ना, वो उसको डिसलाइक करते थे। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और बार बार चाहते थे ना कि वो वहां से निकल जाए,
वो वहां से हट जाए, उसको हटाने का प्रयास करते थे। लेकिन रिवेंज में यानी बदला लेने के लिए ना ग्रिफिन ने सेट फायर टू द हाउस, उसके घर में आग लगा दी। यानी वो इतना लॉलेस पर्सन था कि अपने लैंडलॉर्ड के घर में उसने आग लगा दिया बदला लेने के लिए। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे वहां से भाग जाने के लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसे अपने कपड़े हटाने पड़े। यानी धीरे धीरे उसने अपने कपड़े को हटा दिया। दस इट वाज दैट, उसके बाद क्या हुआ ना, इस प्रकार क्या हुआ कि ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर, वो एक बेघर, वॉन्डरर का मतलब घुमक्कड़, घूमने वाला, आवारा, वो बिना घर का एक आवारा आदमी हो गया, बिना कपड़े का हो गया, बिना मनी के हो गया, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरह से क्या हो गया, अदृश्य हो गया। अंटिल ही हैपेंड टू स्टीप इन सम मड, जब तक उसके पैर कुछ मड में ना पड़ गए। यानी तब तक वो भागता रहा अदृश्य होकर के जब तक उसके पैर मड यानी कीचड़ में न पड़ गए। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और कुछ फुटप्रिंट ना छोड़ दिए। यानी वो अपने लैंडलॉर्ड के यहाँ से भाग रहा था, और जैसे जैसे भागते भागते वो कीचड़ में गया, तो जब कीचड़ में से बाहर निकला तो फिर उसके पैरों के निशान दिखाई देने लगे, और वही उन बच्चों ने देखा था, उन पैरों के निशान को जिसको वो फॉलो कर रहे थे। हालांकि ग्रिफिन वहां से भागने का प्रयास कर रहा था। तो कह रहा है कि तब तक वो अदृश्य बना रहा, कोई नहीं देख पा रहा था, जब तक उसके पैर मड यानी कीचड़ में न पड़े और कुछ इम्प्रिंट्स यानी निशान को छोड़ न दिए। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. वो जो लंदन में बच्चे उसकी फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे थे ना, उनसे बड़े आराम से वो बच के निकल गया, उन बच्चों से बच के तो निकल गया। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मींस ओवर, लेकिन उसके जो साहसिक कार्य थे ना, बड़े बड़े काम थे, खतरनाक काम थे ना, उसका मतलब ये नहीं था कि वो ओवर हो गए, मतलब उसे अभी बहुत सारा कुछ करना था। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. वो बिना कपड़ों में घूमने के लिए ना जो एक टाइम चूज कर रखा था ना, वो बड़ा ही बैड टाइम था साल का। यानी इस एक साल में जो सबसे खराब समय होता है जाड़े का ना, उसी टाइम को उसने चुन रखा था, और वो बिना कपड़े का भाग रहा था क्योंकि वो अदृश्य होना चाहता था। जो टाइम था ना, जो टाइम था वो मिड विंटर का था, मध्य जाड़े का था, और जो हवा थी ना वो बिटरली कोल्ड थी, बहुत ज्यादा ठंडी थी, और वो कुछ नहीं कर सकता था बिना कपड़ों के। यानी कहने का मतलब इतनी ठंड थी कि बिना कपड़ों के उससे काम हो नहीं पा रहा था। और कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। वह ये सोचा ना कि मैं गलियों में घूमूंगा बिना कपड़ों के, ठंड लगेगी, उसके बदले मैं क्या करता हूँ ना कि लंदन के एक बड़े से स्टोर में गर्मी के लिए मैं उसी में छुप जाता हूँ। तो उसने डिसाइड कर लिया कि लंदन के एक बड़े से स्टोर में वार्म यानी गर्मी के लिए मैं छुप जाऊंगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. कह रहा है कि क्लोजिंग टाइम आ गया उस फर्म के बंद होने का, और जैसे क्या हुआ ना कि दरवाजा बंद हुआ ना, ग्रिफिन एबल हो गया अपने आप को प्लेजर देने के लिए, क्लॉथिंग यानी अच्छे अच्छे कपड़ों का, और फीडिंग यानी अच्छे अच्छे खानों का, और बिना किसी एक्सपेंस यानी खर्च के। यानी बिना किसी खर्च के वो क्या करने लगा, अंदर जो सामान रखे हुए थे खाने के सामान या पहनने के, वो उनको यूज करने लग गया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने तोड़ दिया बॉक्सेस को, यानी ब्रोक कर दिया, कहने का मतलब ओपन करने के लिए उसने तोड़ दिया बॉक्सेस को, एंड रैपर्स को तोड़ दिया, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, और अपने आप को फिट आउट कर लिया वार्म क्लॉथ्स यानी गर्म कपड़ों से। बहुत जल्द क्या हुआ ना, विद शूज एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, वाइड का मतलब चौड़ी ब्रिम्ड हमारे आगे निकली हुई, उसने एक बड़ी सी वाइड ब्रिम कोट भी पहन ली। और उसके बाद क्या हुआ ना, ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, वो पूरी तरह से ड्रेसिंग कर लिया अपना, और वो विजिबल पर्सन हो गया, दिखने लगा। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। कह रहा है कि उसने जब किचन में अपने आप को पाया ना, तो वहां पर उसको कोल्ड मीट मिल गया और बहुत सारी चीजें मिल गई, जिसको वो बड़े आराम से खाया, है ना। वहां से उसने कॉफी पी लिया, और जब वो आगे बढ़ता गया ना, तो उसे कुछ खाने मिल गए, उसको भी खा लिया, मिठाइयों को भी खा लिया, और शराब को भी पी लिया। और ये सब सारी चीज उसने ग्रोसरी स्टोर से पाया, मतलब एक मॉल टाइप था, उसमें जो ग्रोसरी स्टोर था उसमें से इसने सारी चीजों को पाया और बड़े आराम से खाया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल्स ऑफ पिल्स, और अंत में क्या हुआ ना कि वो सेटल डाउन हो गया, लेट गया सोने के लिए। पाइल्स ऑफ पिल्स का मतलब रजाइयों के गद्दों के ढेर पर जा करके अपने आप को लिटा दिया, मतलब सो लिया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अगर ग्रिफिन ने मैनेज कर लिया होता अपने आप को जगाने में, गुड टाइम का मतलब कि टाइम से पहले, मतलब जो लोग आ जाए उस दुकान वाले उससे पहले, अगर उसने अपने आप को मैनेज कर लिया होता जगने में, यानी पहले जग गया होता ना, तो सब कुछ क्या हुआ होता, अच्छा हुआ होता। लेकिन दिक्कत क्या थी ना कि वो पहले नहीं जग पाया। एज इट वॉज, हुआ क्या ना, जैसा हुआ वो हम आपको बताते हैं कि he did not wake up
until the assistant were already arriving next morning. वो जग नहीं पाया कि नेक्स्ट मॉर्निंग में जो उसके असिस्टेंट थे ना वो पहले से ही आ गए थे। कहने का मतलब कि जो असिस्टेंट थे वो वहां पर आते उसके पहले ये जग जाना चाहिए था इसको। ग्रिफिन ने देखा कि दो लोग आ रहे हैं, मतलब ग्रोसरी स्टोर के जो असिस्टेंट थे वो दो लोग जब आ रहे हैं, he panicked and began to run। जब उसने देखा कि वो जो दो लोग हैं उसके तरफ अप्रोच कर रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, तो पैनिक्ड हो गया, थोड़ा परेशान हो गया और बिगिन टू रन माने दौड़ने लग गया, वहां से भागना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गिव चेस्ड, सामान्य रूप से उन लोगों ने इसको दौड़ाया, जैसा सभी लोग करते हैं वैसा दौड़ाया। इन द एंड ही वाज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। कह रहा है कि अंत में क्या हुआ ना कि वो बच निकलने में ना एबल हो गया, मतलब वहां से भी बच गया। क्या किया बचने के लिए? उसने बहुत तेजी से ना टेक ऑफ कर दिए अपने न्यूली ड्रेसेस को, अपने न्यूली उन क्लॉथ्स को जिसको वो पाया था, मतलब उस मॉल के अंदर से जितने भी कपड़े उसने पहने थे सबको एक एक करके उतार दिए। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। कह रहा है कि अब तो इनविजिबल तो हो गया, लेकिन फिर एक बार उसने अपने आप को क्या पाया कि वो इनविजिबल होने के बाद नेकेड हो गया, मतलब नंगा हो गया, और चिल माने बहुत ठंडी जनवरी की जो हवा चल रही थी उसमें एक बार और वो बिना कपड़ों के हो गया। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थियोरेटिकल कंपनी इन द hope of finding not only clothes but also something that would hide his empty space above his shoulders। कह रहा है ना कि इस बार उसने डिसाइड कर लिया कि वो ट्राई करेगा स्टॉक ऑफ थियोरेटिकल कंपनी, मतलब जो नाट्य संबंधी काम करने वाली, जो ड्रामा वगैरह करने वाली या शूटिंग करने वाली जो कंपनियां होती हैं जिसमें बहुत सारे ड्रेस प्रॉप्स वगैरह होते हैं, वो सोचा कि मैं इस बार उसमें जाऊंगा। और क्यों जाऊंगा? ये आशा करते हुए कि इस बार उसको केवल कपड़े नहीं मिल जाएंगे लेकिन कुछ ऐसा भी मिल जाएगा ना जो हाइड कर देगा, ढक देगा एम्प्टी स्पेस को अबव हिज शोल्डर, मतलब शोल्डर के ऊपर, यानी गर्दन ये वाला जो है तान मान सब मुंह वगैरह ढकने के लिए भी उसे कुछ चाहिए। इसलिए वो सोचा कि मैं अब वहां पर चला जाऊंगा, थिएटरिकल कंपनी में चला जाऊंगा जहां पर मुझे सारी चीजें बड़े आसानी से मिल जाएंगी। शिवरिंग विथ कोल्ड, कांपते हुए ठंडी से ना, ही हरीड टू ड्ररी लेन। ड्ररी लेन एक जगह का नाम है। वो ड्ररी लेन में चला गया कांपते हुए, जो द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, वो जो थिएटर वर्ल्ड था ना उसका सेंटर था, मतलब वो थिएटर वर्ल्ड एक बहुत बड़ा जगह था, उसके बीच में जो ड्ररी लेन था वहां पर वो चला गया। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, वहां पर उसे एक सुटेबल शॉप मिल गया, अच्छा दुकान मिल गया। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड व्हिस्कर्स एंड अ लार्ज हेड। कह रहा है ना कि उसने अपना रास्ता बना लिया इनविजिबल होकर के। कहने का मतलब जैसे वो हमेशा करता था इस बार भी इनविजिबल हो गया और अपना रास्ता उस दुकान के अंदर बना लिया, और अप स्टेयर पे मतलब सीढ़ी पे ऊपर गया, यानी ऊपरी मंजिल पर गया। और थोड़ी देर बाद जब उसमें से निकला ना, थोड़ी ही देर बाद जब उसमें से निकला तो पहन के निकला कुछ बैंडेजेस, पट्टियों को बांध करके अपने फोरहेड माने इस ललाट यानी अपने सर की चारों तरफ पट्टियों को बांध लिया, डार्क चश्मे लगा लिया काले काले, फॉल्स यानी नकली नाक लगा लिया, और बड़ी बड़ी साइड विस्कर्स गलमुच्छों को लगा लिया वहां पर, और एक लार्ज हेड पहन लिया, बड़ा सा हेड भी पहन लिया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे वहां से निकल जाने के लिए ना, ही कैलोसली अटैक द शॉपकीपर्स फ्रॉम बिहाइंड। वो ना बड़े ही निर्दयता से ना अटैक कर दिया पीछे से उस शॉपकीपर के ऊपर, उस दुकानदार के ऊपर उसने अटैक भी कर दिया बड़े निर्दयी तरीके से। आफ्टर विच ही robbed him all the money he could find। उसके बाद उसने उस शॉपकीपर के सारे पैसे भी लूट लिए, जितना वो पा पाया, जितना वो पा सका सारा का सारा पैसा भी उसका लूट लिया, और उसको घायल भी कर दिया पीछे से अटैक करके। Eager to get away from crowded London, he took a train to the विलेज ऑफ आइपिंग। वो ना जो क्रॉडेड लंदन था, मतलब भीड़ से भरा हुआ जो लंदन था ना, वहां से गेट अवे होने के लिए, दूर भाग जाने की अपेक्षा करते हुए, इच्छा करते हुए ना उसने एक ट्रेन को पकड़ लिया। और जो ट्रेन कहाँ जा रही थी? एक आइपिंग नाम के गांव में जा रही थी। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स, जिस आइपिंग गांव में जाकर के उसने 2 रूम को बुक कर लिया एट द लोकल इन। वहां पर पास में का जो इन था, जो धर्मशाला वगैरह होता है, वहां पर जाकर उसने 2 रूम को बुक कर लिया। The arrival of a stranger at inn in winter was an any case and the arrival of a stranger at an inn, एक इन में, एक धर्मशाला में एक स्ट्रेंजर का आना इन विंटर was in any case an unusual event। किसी भी तरह से विंटर में एक स्ट्रेंजर का उस इन के अंदर आना अनयूजुअल इवेंट था, यानी आसान बात नहीं थी, कुछ गड़बड़ ही था, यानी असामान्य बात थी। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। जो मिसेस हॉल थी ना, जो लैंडलॉर्ड था, मतलब जहां पर इसने 2 रूम को बुक किया था ना, उस लैंडलॉर्ड की जो वाइफ थी उसका नाम था मिसेस हॉल। उन्होंने अपना सारा का सारा एफर्ट लगा दिया ये ग्रिफिन से फ्रेंडली हो जाए, थोड़ा सा उससे घुल मिल करके बात करना चाहती थी कि वो कौन है,
जानना चाहती थी, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की कोई भी इच्छा नहीं थी बात करने की, वो सीधे मना कर दिया एंड टोल्ड हर, और उसने क्या बोला उस लेडी से, बोला माई रीजंस फॉर कमिंग टू आईपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। उसने बोला इस आईपिंग गांव में जो मैं आया हूं ना, एक इच्छा रख के आया हूं सॉलिट्यूड का, यानी अकेलेपन का, मैं अकेला रहना चाहता हूं, इसलिए यहाँ आया हूं, इसलिए मुझे डिस्टर्ब न करो। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे काम में मुझे कोई डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स, और इसके अलावा एक और बात सुनो, एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, एक एक्सीडेंट मेरे साथ हो गया है, एक घटना हो गई है ना जिसने मेरे फेस को अफेक्ट कर दिया है, यानी जो मेरा फेस, जो बैंडेज मैंने लगा रखा है ना, वो एक एक्सीडेंट की वजह से लगा रखा है। उसने वहां झूठ बोल दिया। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, इस बात से जब वो सेटिस्फाइड हो गई ना कि उनका जो गेस्ट है ना वो एक पागल टाइप का, सनकी टाइप का साइंटिस्ट है, वो एक ऐसा वैज्ञानिक है जो सनकी टाइप का है, जो कभी भी टेम्पर्ड हो जाता है, जब इस बात को उन्होंने मान लिया ना, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और सही बात आपको बताया जाए ना, तो दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, उस आदमी ने एडवांस में पैसे दे रखे थे इनको, इसलिए भी ये और कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रहे थे उससे। इस बात को सब सोच करके ना मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर, इसलिए वो तैयार हो गई ना कि जो उनका स्ट्रेंजर गेस्ट था ना, उसके जितने भी एक्सक्यूज है ना, स्ट्रेंज हैबिट है ना, उन सबको वो सह लेंगी, एडजस्ट कर लेंगी अपने आप में, और उसका जो इरिटेबल टेम्पर है उसको भी बर्दाश्त कर लेंगी, मतलब बहुत जल्द गुस्सा हो जाने वाला जो उसके अंदर अपीयरेंस है ना, उसको भी वो झेल जाएंगी। बाद में उन्होंने मान लिया कि चलो इसको झेल ही लेंगे हम। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो पैसा उसने चुरा रखा था ना ग्रिफिन ने, वो बहुत देर तक टिका नहीं, यानी उस आदमी को, शॉपकीपर को मार करके पीछे से, और जो पैसा इसने हड़प रखा था ना वो बहुत देर तक नहीं टिका। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और तुरंत ग्रिफिन को ये बात मानना पड़ा ना, दैट ही हैड नो मनी रेडी कैश, कि अब उसके पास कोई कैश पैसा नहीं है, रेडी कैश नहीं है उसके पास। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना क्या कर दिया, कहा हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, उसने बोला ना कि मैं एक चेक का इंतजार कर रहा हूं जो आ सकता है किसी भी समय पर, मतलब पैसा मेरे पास चेक द्वारा कभी भी आ सकता है, कोई लाकर मुझे देने वाला है, इसलिए मेरे पास पैसे थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, थोड़ी देर बाद क्या हुआ ना, इस घटना के बाद, मतलब जब उसने बोला कि चेक आने वाला है, एक क्यूरियस, बड़ी उत्सुकता भरा एपिसोड ऑकर्ड हो गया, मतलब एक बहुत अजीबोगरीब घटना हो गई वहां पे। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह क्या हुआ ना, अ क्लर्जीमैन कहते हैं पादरी को, यानी जो लोग बिशॉप होते हैं, यानी जो चर्च वगैरह में पूजा वगैरह करते हैं, उनको क्लर्जीमैन कहते हैं। एक क्लर्जीमैन था ना, और उसकी वाइफ थी ना, उन लोगों को जगा दिया गया बाय द नॉइज इन द स्टडी, उनके स्टडी रूम में कुछ आवाजें आ रही थी, इसलिए वो लोग जग गए सुबह सुबह। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, धीरे धीरे रेंगते हुए वो लोग नीचे की तरफ आए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, उन्होंने ना झंझनाहट की आवाज को सुना कि पैसे निकाले जा रहे थे, है ना, उनके यानी क्लर्जीमैन के डेस्क से। क्लर्जीमैन का जो टेबल डेस्क था ना, उसमें से पैसे निकालने की झंझनाहट की आवाज आ रही थी, ये उन लोगों ने सुना। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender! बिना कोई भी आवाज निकाले, अपने हाथ में एक मोटा सा डंडा लेकर के, पकड़ करके, वो जो बड़े अच्छे तरीके से पकड़ करके जो क्लर्जीमैन था ना, उसने फ्लंग ओपन कर दिया दरवाजे को, बहुत तेजी से खोल दिया और बोला सरेंडर, जो भी है मेरे हवाले कर दो अपने आप को। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, अब उसको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। उस आश्चर्य में उसने ये महसूस किया ना कि जो रूम था ना वो कैसा अपीयर हो रहा था, टू बी एम्प्टी, मतलब खाली दिखाई दे रहा था, रूम में कोई था ही नहीं। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उन दोनों ने डेस्क के नीचे देखा, कर्टेन के पीछे देखा, यानी पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और जो चिमनी वाली जगह थी, मतलब जहां धुएं वगैरह निकलते हैं, उस जगह पर भी देखा कि कुछ है क्या। देयर वाज नॉट एनी साइन ऑफ एनीबॉडी, वहां पर किसी का एक नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग, इसके बावजूद भी जो डेस्क था ना वो खुला हुआ था, और जो हाउस कीपिंग घरेलू खर्च के पैसे थे ना वो मिस कर दिए गए थे, मतलब वहां से निकाल दिए गए थे, गायब हो गए थे। अब जब इतना क्लर्जी मैंने देखा तो बोला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ये तो बड़ा ही असाधारण मामला है, ये तो बहुत ही असाधारण है, नॉर्मल सी चीज नहीं है। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द अरेस्ट ऑफ द डे, पूरे पूरे दिन क्लर्जी मैन यही चिल्लाता रहा कि ये बड़ी ही असाधारण घटना है, ये कैसे हो गया। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ये बात उतनी भी असाधारण नहीं थी ना, एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर a little later that morning, उसी सुबह में ना थोड़े देर बाद जब ये घटना हुई, पैसा वहां से गायब होने क्लर्जीमैन की, फिर दोबारा
इस मतलब जो ग्रिफिन था शायद इनविजिबल होकर के फिर से मिसेस हॉल के पास आ गया। अभी वो पैसा चुराने के लिए दूसरे के यहाँ चला गया था, अब वो मिसेस हॉल के यहाँ आ गया। कह रहा है कि जो ये बात थी अब तक घटना ना वो उतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी ना, जितना कि जो बिहेवियर थी मिसेस हॉल के फर्नीचर की। थोड़ी देर बाद सुबह में, थोड़ी ही देर बाद सुबह में जो मिसेस हॉल की फर्नीचर थी, कुर्सियां थी, टेबल थे ना, उनके बिहेवियर चेंज हो गए। कहने का मतलब क्या है कि उनकी जो कुर्सियां थी ना वो भी कुछ हरकतें करना शुरू कर दी। तो ये क्या हरकतें उन्होंने किया, जरा यहाँ पर देखते हैं। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। बहुत जल्दी ही सुबह में लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ उस दिन उठ गए थे, और जब वो लोग उठ गए ना तो एंड वर सरप्राइज, और बहुत ज्यादा सरप्राइज थे टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि जो साइंटिस्ट का दरवाजा था वो पूरा पूरा चौड़े रूप में खुला हुआ, मतलब दोनों पल्ले खुले हुए थे उसके। यूजुअली इट वाज शट, अक्सर इसके दरवाजे बंद रहते थे, एंड लॉक्ड रहते थे। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीबडी एंटर्ड हिज रूम, और वो बहुत ज्यादा उग्र हो जाता था, गुस्सैल हो जाता था अगर कोई भी उसके रूम में घुस जाता था तो। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी यही प्रतीत हो रही थी ना कि वो क्या हो गया है, वहां से गायब हो गया है। ऐसा लग रहा था, सबने यही सोचा कि वो वहां से भाग गया है, पैसा देने के डर से वहां से गायब हो गया है। लेकिन बात कुछ और थी। दे पिप्ड अराउंड द डोर्स, वो लोग दरवाजे के चारों तरफ झांके। सॉ नोबडी, किसी को उन्होंने देखा नहीं, उस दरवाजे के पीछे कोई नहीं था। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन लोगों ने सोचा कि हम लोग अब क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, रूम में चारों तरफ देख लेंगे, कहीं भाग भाग के कहीं छुपा तो नहीं है वो। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जो बेड क्लॉथ थी ना वो कोल्ड थी। कहने का मतलब कि वो कुछ देर पहले ही वहां से भाग गया था, तभी तो कपड़े ठंडे थे ना, बेड क्लॉथ जो थे वो ठंडे थे, आदमी रहता तो गर्म रहते, तो जो बेड क्लॉथ थे ना वो ठंडे थे। शोइंग दैट, वो ये बता रहे थे ना कि साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि साइंटिस्ट को उठे कुछ देर हो गए। मतलब वो चादर जो थी, शीट्स थी ना, वो बता रही थी कि साइंटिस्ट को उठे कुछ देर हो गए, मतलब जो आदमी इस रूम में सोया था वो कुछ देर पहले यहाँ से गायब हो गया है, ऐसा वो बेड क्लॉथ बता रहे थे। And stranger still, the cloths and bandages that he always wore were lying about the room. कह रहा है ना कि अभी भी चीजें बहुत हलचल में दिखाई दे रही थी, सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे स्ट्रेंजर के ऊपर, और जो कपड़े और जो बैंडेजेस वो अक्सर पहना करता था ना वो पड़े हुए थे उस रूम के चारों तरफ। यानी उसने बैंडेजेस को और कपड़ों को निकाल के फेंक दिया था अदृश्य होने के लिए, और वहां से वो गायब हो गया था। ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अचानक से क्या हुआ ना कि मिसेस हॉल ने एक तेज सांस लेने की आवाज को अपने कानों के पास सुना। A moment later, the head on the bedpost leaped up and dashed itself into her face. अचानक से थोड़ी देर बाद क्या हुआ ना कि जो हेड था ना बेड पोस्ट पे, यानी बेड के ऊपर जो हेड पड़ी हुई थी ना वो उछल गई, और उसने बहुत तेज छलांग लगा दिया खुद अपने आप को उनके फेस की तरफ। यानी जो हेड उसकी पड़ी थी ना उस स्ट्रेंजर की, वो वहां से उड़ी और बहुत जल्द इनके नाक की तरफ आ गई, यानी मिसेस हॉल के फेस की तरफ आ गई। उसके बाद से क्या हुआ ना, देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। उसके बाद उस बेडरूम की जो चेयर थी ना वो जिंदा हो गई, अलाइव हो गई। अलाइव होने का मतलब कि वो अदृश्य था, उनको हिला रहा था। सरप्राइजिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लीग फॉरमोस्ट। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात क्या थी ना कि वो जो कुर्सियां थी ना हवा में उड़ गई और चार्ज कर दी, सीधा आके टकरा गई, चोट मार दिया उन कुर्सियों ने स्ट्रेट एट हर लीग फॉरमोस्ट, सीधा सीधा उनके पैरों पे, सामने पैरों पर उन कुर्सियों ने आकर के चोट मार दिया। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे, जैसे ही वो और उनके हस्बैंड मुड़े वहां से ना, डर के मारे मुड़े, अचानक से क्या हो गया ना कि द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। अचानक से उन कुर्सियों ने इन दोनों लोगों को पुश कर दिया, दोनों लोगों को आउट ऑफ द रूम कर दिया, मतलब धक्का देके रूम से बाहर निकाल दिया। और तुरंत क्या सुनाई दिया, एक स्लैम माने धम की आवाज आई, और जो डोर था वो लॉक हो गया उसके बाद। यानी कुर्सियां जो थी ना वो कुर्सियां धक्का देकर दोनों पति पत्नी को बाहर निकाल दी, वो लोग गिर पड़े और फिर दरवाजा धम की आवाज करके बंद हो गया, यानी ग्रिफिन उसमें आ गया था। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, बहुत ही अफरा तफरी में, बहुत जल्दबाजी में ना उन सीढ़ियों पर वो ना जो हॉल थी ना वो गिर पड़ी थी, फेल डाउन हो गई थी। शी वॉज कॉन्विंस्ड दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, उन्होंने इस बात को कॉन्विंस कर लिया, मान लिया ना कि जो रूम था ना वो हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, आत्माओं के द्वारा हॉन्ट कर लिया गया था, मतलब उसमें आत्माओं का साया आ गया था, ऐसा उन्होंने मान लिया। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड, और किसी भी तरह से जो स्ट्रेंजर आया है ना वही इसका कारण बना है, दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, उनके फर्नीचर के अंदर इन आत्माओं को एंटर कराने का कारण अगर कोई बना है ना तो वो स्ट्रेंजर बना है, ऐसा उन्होंने मान लिया। यानी इन जो आत्माओं का साया मेरे घर में आ गया है ना उस ग्रिफिन की वजह से आया है, ऐसा उन्होंने सोच लिया अपने दिमाग में।
माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर। वो क्या बोल रहे थे ना कि बेचारी मेरी जो माता जी थी ना वो बैठा करती थी इन कुर्सियों पे, यानी जो कुर्सियां हमें धक्का दे रही है, मार रही है ना, उन कुर्सी पर मेरी माँ बैठा करती थी। ये रोते हुए, वो चिल्लाते हुए बोल रही थी। और एक बात उन्होंने कहा, टू थिंक, सोचने वाली बात तो ये है ना कि इट माने जो कुर्सी है ना, इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। ये कुर्सियां मेरे खिलाफ खड़ी हो गई, मतलब जिनको हमने बहुत वर्षों से रखा हुआ है अपने घर में, मैं उन कुर्सियों की देखभाल करती हूँ, कुर्सियां मुझे ही मारने लगी। ये आसान नहीं है, ये आत्माओं का ही खेल है कहीं ना कहीं। द फीलिंग अमंग द नेबरहुड वॉज दैट, जो फीलिंग वहां की पड़ोस के लोगों में पनप रही थी ना, वो पता है क्या थी? दैट ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट। ये जो परेशानी हुई थी ना, ये जादू टोना की वजह से हुई थी। यानी वो लोग कह रहे थे ना कि कोई जादू टोना कर दिया है इसलिए ऐसा हो रहा है, बट विच क्राफ्ट और नॉट, जादू टोना था या नहीं ये तो कोई नहीं जानता है। लेकिन क्या हुआ ना, वे न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन। तभी क्या हुआ ना कि न्यूज में आ गया कि उस क्लर्जी मैन के घर में ना बर्गलरी हो गई है, चोरी हो गई है। और द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड। वो जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट था ना, उसको एकदम स्ट्रांग तरीके से सस्पेक्ट किया गया, उसी पर शंका जताया गया कि उसने ये किया है, ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। ये शंका जताया गया कि उसी का हाथ है इस काम में, यानी ये जो काम हो रहा है ना, इसमें उसी का हाथ है, जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट है उसने ही कुछ ना कुछ कर रखा है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, जो शंका था ना वो सच्चाई में बदल रहा था, स्ट्रॉन्ग हो रहा था। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब उस ग्रिफिन ने प्रोड्यूस कर दिया कुछ रेडी कैश, अचानक से उसने रेडी कैश दे दिया। इसके पहले उसने कहा था कि चेक आने वाला है, अब मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर अचानक से उसके पास कहां से पैसे आ गए, रेडी कैश आ गए। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, हालांकि उसने बहुत समय पहले नहीं ये एडमिट किया था कि उसके पास पैसा नहीं था, यानी कुछ ही समय पहले उसने कहा था कि पैसा नहीं है और अभी उसके पास इतना पैसा आ गया। इस बात को सोच के लोग और शंका जताने लगे कि क्लर्जी मैन के घर में जो चोरी हुई है, बर्गलरी हुई है ना, उसमें इसी का हाथ है। शंका बहुत ज्यादा प्रबल हो गया। द विलेज कांस्टेबल वाज सेक्रेटली सेंट फॉर, जो उस गांव का चौकीदार था ना, उसको चुपचाप धीरे से ना बुलाया गया। सेंट फॉर का मतलब होता है बुलवाना, उसको बुलवाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल का वेट करने की बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड, जो रहस्यमय ढंग से ना अपीयर हो गया था, फिर दोबारा उस रूम में आ गया था। फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, अपने उस एम्प्टी बेडरूम में पता नहीं कहां से मिस्टीरियसली वो आ गया था। उससे पूछने के लिए गई मिसेस हॉल, बोली आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने क्या कर रखा है हमारी अपस्टेयर पे, यानी ऊपर वाली मंजिल पे कुर्सियों के साथ तुमने क्या किया है कि वो ऐसे बिहेव कर रही है। सी डिमांडेड, उन्होंने डिमांड किया, कहा कि मैं डिमांड करती हूँ, मुझे बताओ तुमने क्या कर रखा है। एंड आई वांट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और ये कैसे संभव हो सकता है कि तुम एक एम्प्टी रूम से फिर वापस आ गए, अभी हमने देखा इस रूम में कुछ नहीं था, अभी इस रूम में तुम प्रकट हो गए। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और जिस रूम को हमने लॉक कर दिया था उसमें तुम एंटर कैसे कर गए, जरा मुझे इसके बारे में बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो साइंटिस्ट था ना वो हमेशा हमेशा क्विक टेम्पर्ड था, मतलब बहुत जल्द गुस्सा कर देने वाला आदमी था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो एकदम उग्र हो गया। कहा यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम नहीं जानती हो ना कि मैं कौन हूं और क्या हूं। लेकिन ही शाउटेड, चिल्ला के बोला कि वेरी वेल, ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं, जानना चाहती हूँ ना मैं कौन हूं। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, तुरंत उसने अपने बैंडेजेस को फेंक दिया, उतार दिया, विस्कर्स गलमुच्छों को उतार दिया, स्पेक्टिकल्स चश्मों को उतार दिया, एंड इवन नोज, और अपने नाक को भी उतार दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट, मात्र 1 मिनट लगा टू डू दिस, उसको ये काम करने में। 1 मिनट में उसने सारी चीजों को उतार दिया। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार, जो उस बार में उस वहां पे जो लोग थे ना, जो डरे हुए लोग थे ना, फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, उन लोगों ने अपने आप को क्या पाया कि वो लोग स्टेयर कर रहे थे, घूर रहे थे एक हेडलेस मैन को, यानी एक ऐसे आदमी को जिसका सर ही नहीं था। मतलब कहने का क्या है कि शोल्डर के ऊपर जो हेड था, साइड विस्कर्स थे, नोज था, स्पेक्टिकल्स था, इन सारी चीजों को जब वो उतार दिया ना, तो ये चीज नेकेड हो गया, और नेकेड हो गया तो वो क्या हो गया, अदृश्य हो गया। उन लोगों ने देखा कि 1 मिनट के अंदर वही आदमी बिना सर के हो गया, यानी सरकटा हो गया पूरा पूरा। अब क्या हुआ ना, मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल, जो कांस्टेबल है उनका नाम है जैफर्स, कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, अब वो आ गए, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड,
टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट हेड। और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गए ये जान करके ना, ये पा करके कि उनको एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना था जिसका सर ही नहीं था। बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग दिस ड्यूटी, लेकिन वो अपनी इस ड्यूटी को करने से मना नहीं कर सकते थे अपने आप को। यानी इस ड्यूटी को उनको करना ही था, किसी भी तरह से उसको पकड़ना ही था। इफ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, अगर एक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आ गया है, रजिस्टर कर दिया गया है कि एक आदमी को अरेस्ट करना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब उस आदमी को अरेस्ट किया जाना चाहिए। मतलब नियम क्या था कि अगर एक मजिस्ट्रेट ने कह दिया है कि उसको अरेस्ट करो, तो उसको अरेस्ट करना ही था किसी हाल में इस कांस्टेबल को। कह रहा है आगे ने कि विथ और विदाउट हिज हेड, उसका सर हो या वो बिना सर का हो, उसको उनको किसी भी तरह से अरेस्ट करना ही था। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garments after another। आगे क्या हुआ ना कि एक रिमार्केबल, बड़ी ही आश्चर्यचकित कर देने वाला सीन दिखाई दिया। जैसे वो पुलिसमैन यानी जो वो कांस्टेबल था ना, ट्राई करने लगा पकड़ने का, होल्ड करने का उस मैन को, जो धीरे धीरे क्या हो रहा था ना, मोर एंड मोर इनविजिबल हो रहा था, वो धीरे धीरे अदृश्य हो रहा था। कैसे? जैसे वो थ्रू ऑफ कर रहा था वन गारमेंट, एक के बाद एक पहनावे को, यानी अपने एक कपड़े के बाद एक कपड़े को उतार रहा था और धीरे धीरे वो अदृश्य हो रहा था जब ये कांस्टेबल उसको होल्ड करने का प्रयास कर रहे थे, मतलब पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो धीरे धीरे कपड़े को हटा रहा था और धीरे धीरे अदृश्य होता जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में एक शर्ट हवा में उड़ा। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। और अंत में उस कांस्टेबल ने क्या देखा कि जो स्ट्रगल कर रहा था ना, जिस आदमी को पकड़ने का स्ट्रगल कर रहा था, समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, वो आदमी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। जिस आदमी को पकड़ने का प्रयास कर रहा था वो आदमी बिल्कुल अदृश्य हो गया। अब वो दिखाई नहीं दे रहा था तो वो पकड़ेगा किसको? सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उस कांस्टेबल का हेल्प करना चाहा कि मतलब उसको पकड़वाने में उसका हेल्प करें, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज। लेकिन उन लोगों ने क्या पाया अपने आप को कि उनको हिट किया गया, मतलब उनको चोट मारा गया ब्लोज से, मुट्ठी से, यानी उनको फाइट से मार दिया गया। यानी उस ग्रिफिन ने अदृश्य होकर फाइट से उन लोगों को मार दिया जो लोग उसकी हेल्प करना चाहते थे पकड़वाने में। दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, और जो ये फाइट लग रही थी ना, ब्लोज लग रहा था ना, वो पता नहीं कहां से लग रहा था, मतलब दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन मार रहा है। इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, अंत में क्या हुआ ना कि जेफर्स को इस तरह से नॉक किया गया, इस तरह से मारा गया ना कि वो अनकॉन्शियस मारे बेहोश हो गया। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जब वो लास्ट अटेम्प्ट कर रहा था, अंतिम प्रयास कर रहा था उस बिना दिखे साइंटिस्ट को, जो कभी दिख नहीं रहा था, उस साइंटिस्ट को जब ये पकड़ने का लास्ट प्रयास किए तो वो उनको ऐसे नॉक कर दिया कि वो बेहोश हो गए वहीं पे। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, वहां पर बहुत ही नर्वस होकर के, बहुत ही एक्साइटेड होकर, बहुत ज्यादा हरी बरी होकर, परेशान होकर के लोग चिल्ला रहे थे कि होल्ड हिम, मतलब पकड़ो उसको, किसी भी तरह से पकड़ो। सब लोग बड़े परेशान थे। बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहना आसान था करने से, यानी ये काम करना आसान नहीं था, केवल कहना आसान था। ग्रिफिन हैड सेकंड हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री कर लिया, वहां से छुड़ा लिया, है ना। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं समझ पाया कि वेयर टू ली हैंड्स, हाथ कहां रखना है ऑन हिम, उसके ऊपर, यानी वो कहां है, कहां हाथ रखा जाए कि वो पकड़ में आए, इस बात को कोई समझ नहीं पाया। तो ये लेसन यहाँ पे एंड होता है। एचजी वेल्स ने इसको लिखा हुआ है। आप इसके क्वेश्चन आंसर को ट्राई करना, अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।